मानना पड़ेगा क्योंकि सरकार कह रही है, सभी कह रहे हैं, पूरा विश्व कह रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि किस आधार पर कोई गरीब है, किस आधार पर कोई गरीब नहीं है। हो सकता है कि आपके विचार अलग हो, कि आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान का आइडिया हो, पर आपसे यदि पूछा जाए कि किस आधार पर हम बताएँगे, कोई गरीब है कि नहीं, तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, उसके द्वारा गरीबी का मापन किया जाता है भारत में। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले मॉड्यूल की ओर, अगले चैप्टर की ओर, जो है स्वास्थ्य। तो हमने कहा कि हम स्वास्थ्य पढ़ेंगे, इसके साथ इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा। तो इसपे जब हम स्वास्थ्य और शिक्षा को देख रहे हैं, तो हमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों की बात करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि क्या बीमारी चल रही है, क्या नहीं है, वो आपको पेपर 3 यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखना होता है, उसको लेकर क्या चल रहा है। हम यहाँ पर क्षेत्र की बात करेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र की और शिक्षा क्षेत्र की बात करेंगे। साथ ही साथ इनसे जुड़े जो मानव संसाधन हैं, उनके ऊपर भी चर्चा हम यहीं पर करेंगे, कि क्या उससे जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, क्या उसको लेकर सुझाव हो सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। अब जब हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो सरकारी नीति है, उसके अंतर्गत ही हमें सब कुछ करना है। देखिए होता क्या है कि जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, स्वास्थ्य नीति के माध्यम से सरकार अपने कुछ लक्ष्य बनाती है कि ये कुछ लक्ष्य हैं, हमें जो पूरे करने हैं और उस नीति के अंतर्गत ही आपकी सभी जो सरकारी स्कीम्स हैं, वो यहाँ पर की जाएँगी। सरकार कई स्कीम चलाती है, कई प्रोग्राम चलाती है, वो जितने भी होंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए, वो इसी नीति के अंतर्गत होंगे। तो जो नीति है आप उसको लगा सकते हैं कि वो एक अ, छतरी की तरह है, एक अम्ब्रेला की तरह है, उस नीति के अंतर्गत आपके विभिन्न सरकारी हस्तक्षेप होंगे। हाँ, तो इसका ध्यान रखना है कि इन 2 टॉपिक्स की जब हम बात करेंगे, खास तौर पर, तो हम स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को देख रहे हैं और उस क्षेत्र में जो सरकारी नीति है, जैसे स्वास्थ्य के लिए सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है। इसी प्रकार से एजुकेशन के लिए आपको पता है नई शिक्षा नीति है अब भारत सरकार की। और जो भी होता है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जैसे उदाहरण के लिए अब स्वास्थ्य को के निर्धारक जब हम देखेंगे, तो उसमें एक पोषण आपका स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है। तो पोषण को लेकर जो भी सरकार कर रही है या स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जो भी सरकार के उपचारात्मक या निवारात्मक उपाय हैं, उसके प्रबंधन से जुड़ा हुआ जो भी सरकार कर रही है, वो उसी नीति के अंदर, उसी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आएँगे। तो आप देखते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ शिक्षा से, तो आपने देखा कि पिछले से पिछले वर्ष 2021 में एक प्रश्न पूछा गया अंतर्राष्ट्रीयकरण से, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, कि बाहर की जो आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भारत में भी अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी जाए। वो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक तरीका है। और ये किसके अंदर है? ये आपकी जो नई शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत ही सरकार का एक सुझाव है, जिसको लेकर आपने देखा कि अभी 2 महीने पहले भी न्यूज़ में था कि जो आपके आईआईटीज़ हैं, है ना? जो आईआईटी हैं, आपके जो संस्थान हैं, वो बाहर अपना कैंपस खोलना चाहते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक पार्ट है। इसी प्रकार से बाहरी जो वो हैं अ, आपके संस्थान, उनको भारत में खोलने की अनुमति को लेकर आपके ड्राफ्ट रेगुलेशन आए थे। तो वो भी अंतर्राष्ट्रीयकरण का पार्ट है और आप देखते हैं कि इन्हीं पर प्रश्न पूछा जाता है। ये जो आपकी सरकारी पहल है या जो सुझाव दिए गए हैं इन नीतियों के अंतर्गत, उन्हीं पर प्रश्न पूछा जाता है, तो अपना फोकस वहीं पर रखेंगे। टीना कह रही कि भारत में बहुत से लोगों को खाना, कपड़ा और घर नहीं मिलता, इसीलिए वे गरीबी रेखा में आते हैं। देखिए, मैं फिर से दोहराता हूँ, भारत में गरीबी मापन का जो तरीका है, वो बदल गया है। ना केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी धीरे-धीरे सभी राष्ट्र बहुआयामी गरीबी के द्वारा गरीबी का मापन करते हैं। तो भारत में भी जो गरीबी का मापन है, वो रोटी, कपड़ा, मकान देखकर नहीं हो रहा। भारत में जो गरीबी का मापन है, वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर हो रहा है, जिसके अंतर्गत 3 आयाम व 12 संकेतक हैं, जिनके आधार पर वो देखते हैं कि कोई गरीब है कि नहीं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, ना प्लीज़ इसका ध्यान रखें कि रोटी, कपड़ा, मकान से उनका अभिप्राय नहीं है। चलिए,
प्रश्न देखें कि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमियों को कोविड-19 महामारी ने उजागर कर दिया है। इन कमियों को पहचाने और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपाय सुझाएं। तो देखिए कि कोविड-19 के दौरान आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारी अवसंरचना है, उसकी प्रॉब्लम और इस प्रकार से आपने देखा कि आईसीयू की कमी है, हॉस्पिटल में बेड की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने कोविड-19 के दौरान, जब महामारी का समय चल रहा था, तब आपको रोज़ न्यूज़ में दिखती थी। तो वहीं से प्रश्न है, तो हमें वो कौन-सी कमियाँ हैं, उनको पहचानना है और किस प्रकार के सुझाव हम दे सकते हैं, जिससे कि भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो, ठीक है? तो ये आपको केवल एक आइडिया देने के लिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। अब जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसको केवल रोग से जोड़कर नहीं देखना है। जब आप विभिन्न परिभाषाएँ भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल रोग मुक्त होना या बीमारी की अनुपस्थिति या फिर रोग मुक्त होने से स्वास्थ्य का केवल अभिप्राय नहीं है। पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति को स्वास्थ्य कहा गया है। अब एक बार पीछे जाते हैं। गणपत कह रहे हैं कि क्या अभी कक्षा में ही बेरोजगारी खत्म करने वाले हैं, बार-बार गरीबी, गरीबी, थोड़ी-थोड़ी सी देर में बात करते हैं। आपकी इजाजत हो तो कर दी जाए, ठीक है? और दूसरा ये है कि बेरोजगारी से केवल अब यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि बेरोजगारी से केवल गरीबी जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी केवल एक कारक नहीं है गरीबी का, या अन्य कारक भी है। जैसे जागरूकता, तो मैं जागरूकता फैलाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, उससे आप कह सकते हैं ठीक है कि गरीबी गरीबी से हम अ, लड़ सकते हैं, जागरूकता फैलाकर, ठीक है? ओके, तो आप पीछे जाएँ, जब हमने महिलाओं की बात की थी, महिलाओं की भूमिका की, तो हमने महिलाओं और स्वास्थ्य को जोड़ा था। जैसे अभी तक आपने काफ़ी सारे प्रश्न देखे, जिसमें कि हमने पॉपुलेशन यानी जनसंख्या और गरीबी को जोड़ा, जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण को जोड़ा, गरीबी और भुखमरी को जोड़कर प्रश्न देखे। इसी प्रकार से हमने महिलाओं और स्वास्थ्य को जोड़कर प्रश्न देखा था। जो मैंने आपको दिया था, आपको ध्यान हो कि उनके स्वास्थ्य को का निर्धारण करने वाले क्या-क्या आपके फैक्टर्स हैं, क्या-क्या कारक हैं, है ना? ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था और उससे जुड़ा हुआ हमने एक प्रश्न भी देखा था। अब ध्यान कीजिए, उसमें जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें केवल रोग से मुक्ति या बीमारी की अनुपस्थिति नहीं थी। उसमें हमने देखे कि विभिन्न कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए कि यदि घर में आपके अ ऐसी स्थिति है कि आपस में लड़ाई-झगड़ा है परिवार में या फिर गरीबी है, जिससे क्या होगा? जिससे आपकी सीधी-सीधी मानसिक स्थिति है, वो खराब होगी। मानसिक अवसाद की प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से हमने कहा कि यदि आपको पोषण सही मात्रा में नहीं मिलेगा, तो वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो हमने बहुत सारे कारक स्वास्थ्य से जुड़े हुए देखे थे। अब उनका अगर हम देखें कि इन 4 कारकों में, इन 4 आयामों में यदि हम उनको तोड़ें, तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जिसमें हमने गरीबी की बात की, शिक्षा के स्तर की बात की, वो कारक हो जाएँगे कि यदि गरीब हैं, तो आपके पास स्वास्थ्य जो सेवाएँ हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। यदि आप गरीब हैं, तो आप जागरूक नहीं हैं कि क्या आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, क्या खराब है। यदि आप गरीब हैं, तो आप मलिन बस्ती में रह रहे हैं, जहाँ पर आपके पास स्वच्छ पेयजल इत्यादि की तक आपकी पहुँच नहीं है। तो बहुत सारे सामाजिक आर्थिक स्थिति हो सकती है, बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारक हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार से आपकी जीवन शैली, जैसे जीवन शैली पे हम पीछे बात कर रहे हैं कि ओबेसिटी यानी मोटापा, इसका मतलब स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यदि मोटापा है तो। तो वो किस पर निर्भर कर रहा है? वो आपकी जीवन शैली पर, कि कितना एक्टिव या कितना सक्रिय आपकी जीवन शैली है, किस प्रकार का भोजन आप खाते हैं। जो हमने कहा कि आप यदि शहरों से जोड़कर देखें,
मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़कर देखें, आधुनिक जो आपकी जीवन शैली है उससे जोड़कर देखें, तो आपकी ये मोटापा यानी ओबेसिटी की प्रॉब्लम आती है। फिर किस प्रकार के पर्यावरण में आप रह रहे हैं? क्या आपका जो पर्यावरण है वो साफ-सुथरा है कि नहीं? क्या आपका पर्यावरण प्रदूषित है? अगर आपका पर्यावरण प्रदूषित है, तो वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। उसके साथ-साथ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भारत में नृजातीय विविधता है, जिसकी वजह से कुछ नृजाति ऐसी हैं, कुछ समुदाय ऐसे हैं, जहाँ पर आपका बोनापन होगा। जैसे खास तौर पर आपको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर-पूर्व में यदि आप द जाते हैं, तो वहाँ पर दिखेगा। इसी प्रकार से आपके जेनेटिक्स आनुवंशिकता निर्धारित करेगी कि क्या आपको कोई रोग है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, वो है डायबिटीज़ की, जो एक तो आपकी जीवन शैली से लिंक्ड है, साथ ही साथ जेनेटिक्स से भी वो लिंक्ड है, कि यदि आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको डायबिटीज़ है, तो आपको भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विभिन्न कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, उसको हमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति में परिभाषित करना है। हाँ जी, जैसे हेयर लॉस हो गया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की समस्या हो गई। ललिता कह रही हैं कि जो जीवन शैली से जोड़कर वो बात कर रही हैं कि जैसे आज के दौर में आप के पास बहुत सारे गैजेट हैं, बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में या पार्क में या स्टेडियम में जाकर खेलने की बजाय घर पर वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते हैं, लैपटॉप पर गेम खेलते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब वो क्या करेगा? वो आपकी आईसाइट को प्रभावित करेगा, आपकी जो जीवन शैली है वो सक्रिय नहीं होगी, जिससे मोटापे जैसी समस्या, कुपोषण जैसी समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया राजा। राजा कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर हैं वो एक-दूसरे पर डिपेंड करेंगे। जैसे क्या आप स्वच्छ पर्यावरण में रह पाएँगे कि नहीं, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। कैसी आपकी जीवन शैली होगी, वो आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब मान के देखें, आप सोच कर देखें कि कोई व्यक्ति है, वो किसी अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं, 12 घंटे की उनको नौकरी करनी है, वो अपने डेस्क पर बैठे हैं 12 घंटे तक, उसके अलावा उनको 7-8 घंटे सोना भी है, घर के अन्य काम भी हैं, तो क्या वो एक सक्रिय जीवन शैली मेंटेन करने में सक्षम होंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि उनके पास कोई भी वर्कआउट करने का, बाहर खेलने जाने का, घूमने जाने का, भागने, दौड़ने जाने का उनके पास समय ही नहीं मिलेगा। तो ये एक-दूसरे को प्रभावित भी करेंगे। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसकी क्या स्थिति है? तो उसमें ये जो आपका डेटा आपके सामने दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये जो आपकी 2017 की नीति आई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की, उससे पहले एक आया कि स्वास्थ्य नीति की पृष्ठभूमि। स्वास्थ्य नीति की पृष्ठभूमि करके एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया, जिसमें कि हम बैकग्राउंड हमें पता चला कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएँ क्या हैं। अब मैं अगर आपको एक नीति का एक बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ, हालाँकि हम नीति को और क्या उसके अलग-अलग लेवल हैं, कैसे-कैसे नीति बनाई जाती है, क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। ठीक है। तो उसमें होता क्या है, कोई भी नीति बनाने के प्रोसेस में होता ये है कि जैसे हम अ, कोई भी मान लीजिए स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसके लिए नीति बनानी है, तो पहले हम देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएँ क्या हैं और भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति क्या है? क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी, तभी हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि उसको ठीक कैसे करना है। उदाहरण के लिए आप उत्तर लेखन यदि करेंगे, तो उत्तर लेखन में आपको पता चलेगा कि उत्तर लेखन से जुड़ी हुई क्या-क्या समस्याएँ हैं, जिनका आप सामना कर रहे हैं? क्या चुनौतियाँ आप के समक्ष आ रही हैं उत्तर लेखन में? उसी से आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या बिंदुएँ हैं जिन पर आपको काम करना है ना? इसी प्रकार से जब हम स्वास्थ्य की क्षेत्र की स्थिति देखेंगे भारत में, तभी हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो हर नीति का यही प्रोसेस है। अब वो डेटा के आधार पर, जो आपके आंकड़े हैं, उनके आधार पर देखते हैं कि कैसी स्थिति है, क्या समस्याएँ हैं और कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, और इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसको जो नीति का जो प्रोसेस है,
जो प्रक्रिया है उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि हर स्टेप पर हर कदम पर क्या-क्या चुनौतियाँ नीति के अभिकल्पन में और उससे उसका जो कार्यान्वयन है, उससे जुड़ी क्या-क्या समस्याएँ हमें हर स्तर पर दिखती हैं। एक प्रश्न है कि जो आनुवंशिकता है, जेनेटिक्स है, वो पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि जो माता-पिता हैं उनकी हाइट कम है पर बच्चे की ज़्यादा हो। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो हम ये तो आपने जेनेटिक्स से जो आपकी फिज़िकल फीचर्स हैं, शारीरिक विशेषताएँ हैं, उनकी बात की। इसी प्रकार से यदि हम स्वास्थ्य के स्तर पर जाएँ, हमने कहा कि पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, ज़रूरी थोड़ी है बच्चों को, बिल्कुल ठीक है। पर क्या वो एक निर्धारक तत्व है कि नहीं? क्या वो निर्धारक तत्व है कि नहीं? बात ये है कि वो उसका निर्धारण करता है। हम ये नहीं कह रहे कि केवल वही कारण है कि माँ-बाप में ये बीमारी थी तो बच्चे को भी होगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक निर्धारक तत्व तो हुआ। तो केवल ये देखना है कि एक फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है, एक कारक है जो उसको प्रभावित करता है। चलिए, तो अब हम आते हैं जो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसकी पृष्ठभूमि पर। ये आंकड़े याद करने हैं? नहीं, आपको आंकड़े याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कुछ आंकड़े हैं जो पहले ही बता दिए गए हैं कि वो आपको याद हों तो बेहतर है और कुछ भी करंट अफ़ेयर्स में आए और उस पर ज़्यादा ज़ोर यदि दिया जाए, तो उसको आप याद कर लें। वो अपने आप ही याद हो जाता है ना? अपने आप ही याद हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ उदाहरण के लिए कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2023 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2023 में भारत की रैंक क्या है? क्या आप बता पाएँगे? देखिए, अब ज़्यादातर लोगों ने बता दिया 111/125 क्यों? क्योंकि हमने 2-3 बार उसको देख लिया, तो आपको अपने आप ही याद हो गया। तो इसलिए आंकड़ों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। कुछ आंकड़े हैं अपने आप याद हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा आंकड़ों को लेकर मेंस में आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको सपोर्ट के लिए ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। सपोर्ट के लिए ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। कई बार आपको उत्तर में जैसे हमने आपको ध्यान हो तो हमने प्रश्न अंदर में बात की थी कि कुछ आंकड़ों के माध्यम से आप आसानी से अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। तो कई जगह ज़रूरत पड़ती है, पर ऐसा नहीं है कि आपको अलग से बैठकर रटने हैं कि क्या-क्या ये आंकड़े हैं कि भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है, इत्यादि। चलिए, तो कहीं पर काम आ जाएँगे, बिल्कुल ठीक बात है। कई बार इंट्रोडक्शन में काम आ जाते हैं, कई बार बॉडी में काम आ जाते हैं, पर आपको याद करने की ऐसे अलग से आवश्यकता नहीं है। कुछ आपको याद हो जाए। 125 में से 111, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक। सामाजिक स्तर पर क्या-क्या स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं, उसमें जीवन शैली को अब ध्यान रखेंगे कि ये रिसर्च वर्क से आता है और बहुत अलग-अलग प्रकार की इसको लेकर रिसर्च होती है, तो सबके आंकड़े अलग-अलग भी हो सकते हैं, पर हम बात कर रहे हैं जो हमारे पृष्ठभूमि में दिया गया है, जो हमारी स्वास्थ्य नीति की पृष्ठभूमि है, उसमें दिया गया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जीवन शैली जो आपका लाइफ़स्टाइल है, उस पर 50% निर्भर करता है कि कैसा आपका स्वास्थ्य होगा। ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक हैं ये, है ना? स्वास्थ्य के अन्य निर्धारक भी हैं। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में जीवन शैली पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जीवन शैली को सबसे ज़्यादा भारांश मिलता है। उसके बाद विभिन्न आपके बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल जैविक एवं पर्यावरणीय कारक जिनको दोनों को 20-20% मिलता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित कारकों में केवल 10% यहाँ पर दिया गया है। कि स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित जो कारक हैं, उन पर केवल 10% उनको केवल 10% भारांक है। चलिए अब मैं आपको अभी इसका अपवाद भी बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ से ध्यान रहे। अब ये है किसी एक रिसर्च के माध्यम से। अब इसमें यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर जो पर्यावरणीय कारक हैं, उनको हमने 20% दिया, पर स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित जो कारक हैं, उनको 10% दिया। तो हमने ये कहा कि हॉस्पिटल कैसे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, उस पर केवल 10% निर्भर करता है, जबकि पर्यावरणीय कारकों पर कि कैसी प्रदूषित हवा है कि नहीं, उन पर 20% निर्भर करता है। ठीक है? तो इसने स्टेटमेंट ने ये कहा। अब मैं आपसे यदि पूछूं कि एक तो हम उदाहरण लें हिमाचल प्रदेश का और दूसरा उदाहरण हम लें यदि दिल्ली का, तो आपको क्या लगता है कि कहां पर स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी? अब देखिए स्वास्थ्य की स्थिति जानना है तो आप जीवन प्रत्याशा एक ले सकते हैं फैक्टर, एक कारक, क्योंकि जीवन प्रत्याशा से पता चलेगा आपको
कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं, है ना? जीवन प्रत्याशा से। तो औसतन यदि हम देखें, तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यदि पर्यावरण देखें तो वो बेहतर है दिल्ली की तुलना में। दिल्ली में जहाँ 500 रहता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहीं हिमाचल प्रदेश में वो 50 से भी कम रहता है, ज़्यादातर आपके क्षेत्रों में। ये तो ज़्यादातर कह रहे हैं कि हाँ, एनवायरनमेंट क्लीन है, साफ-सुथरा भोजन खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, इस वजह से हिमाचल प्रदेश होगा। लेकिन जब आप जीवन प्रत्याशा देखेंगे, तो वो आपको दिल्ली में बेहतर मिलेगी हिमाचल प्रदेश की तुलना में। ये आपको आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में औसतन जब हम जीवन प्रत्याशा देखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से बेहतर है। किस लिए? क्योंकि दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएँ उपलब्ध हैं, ठीक है? दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएँ उपलब्ध हैं, इसी वजह से दिल्ली में जीवन प्रत्याशा बेहतर है हिमाचल प्रदेश की तुलना में। तो आपने यहीं पर देखा कि जो दिया गया है, उसका अपवाद आपको सामने दिखता है। तो इसलिए ये जो आपके आंकड़े हैं, इनको याद नहीं रखेंगे। केवल ये देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य को का निर्धारण करने वाले अनेकों कारक हैं और हर क्षेत्र में अलग-अलग उनका हो सकता है प्रभाव। ध्यान कीजिए, जब हम पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि एक चीज़ को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं और सभी कारक एक तो एक-दूसरे से लिंक्ड हैं, एक-दूसरे से लिंक्ड है, और दूसरा हमने क्या कहा था, कोई कारक ज़्यादा काम करेगा, कोई कारक कम काम करेगा। आप ध्यान कीजिए, जनसंख्या में हमने अच्छे से करा था। तो इस प्रकार से देखेंगे कि विभिन्न आपको ध्यान नहीं रखने, स्पेसिफिक केस ध्यान नहीं रखने, केवल आपको उदाहरण दिया है और ये आंकड़े भी जो ऊपर वाले हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा क्या है कि जन्म के समय पर, अब जीवन प्रत्याशा को भी कई स्तर पर देख सकते हैं। तो ये कौन-सी है कि जन्म के समय पर औसतन कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक जिएगा? औसतन कितने वर्ष तक कोई व्यक्ति जिएगा, वह जीवन प्रत्याशा है। तो भारत में यदि आप देखते हैं, तो 70 वर्ष के करीब है, जबकि आप उसकी तुलना अमेरिका, चीन, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों से करते हैं, तो वहाँ पर आपकी भारत की तुलना में जीवन प्रत्याशा बेहतर है। देखिए, इनमें से कुछ तो है विकसित राष्ट्र, जो भारत की तुलना में ज़्यादा अधिक विकसित है, पर उसके अलावा कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं, जो भारत की तुलना में कम विकसित हैं, जैसे भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो छोटे भी हैं, उनके पास उतने संसाधन भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर जीवन प्रत्याशा बेहतर है। तो इसका मतलब क्या है कि जीवन प्रत्याशा हमें बेहतर करने की दिशा में काम करना होगा। इसी प्रकार से जो स्वास्थ्य का निर्धारण करने वाले विभिन्न कारक हैं, उनकी दिशा में हमें काम करना होगा कि हमें पर्यावरण साफ करने की का प्रयास करना होगा। हमें जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएँ हैं, उनको बेहतर करना होगा। जीवन शैली से जुड़े हुए हमें परिवर्तन लाने होंगे ताकि स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो सके। उसके बाद बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की। अब मानसिक स्वास्थ्य में सबसे पहली बात तो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं है। भारत में खास तौर पर देखें तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं है। यदि यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि आपके शहर में या आपके क्षेत्र में कोई साइकोलॉजिस्ट, है ना? या फिर कोई मनोवैज्ञानिक यदि वहाँ पर कोई उपलब्ध है कि नहीं, तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं, है ना? क्योंकि उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो अ, आप देखें कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहली बात तो ये है कि समाज में जागरूकता नहीं है, और मानसिक स्वास्थ्य की जब बात आती है, कोई मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हैं, तो आम तौर पर उन्हें कहा जाएगा कि पागल हैं, है ना? इस प्रकार से उनको देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम समझते नहीं। यदि हम भौतिक या फिर फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो उसको लेकर ठीक-ठाक जागरूकता अब समाज में आ गई है, पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नहीं। तो एक तो लोगों में जागरूकता कम है, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएँ बढ़ रही हैं कि हर 4 में से 1 महिला, यानी 25% महिला और 10% पुरुष मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं या किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके साथ-साथ हम देखें तो जो हम मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके यदि हम नंबर देखते हैं, तो उनमें आपको 8500 मनोचिकित्सक चिकित्सक, 67-50 मनोवैज्ञानिक, 22,600 मनोरोग, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि, इनकी कमी आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब एक तो लोगों में जागरूकता नहीं है, दूसरा हमारे पास स्वास्थ्य क्षेत्र में, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में जो मानव संसाधन है, उनकी अत्यधिक कमी है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बुजुर्ग और जो वृद्ध अवस्था में हैं, उनकी देखभाल के की दिशा में हमें बेहतर काम करना होगा। ध्यान कीजिए, जनसंख्या में हमने क्या बात की थी? जनसंख्या में हमने कहा था जो वृद्ध हैं, उनका जनसंख्या में अनुपात बढ़ रहा है।
और जनसंख्या में उनका अनुपात बढ़ेगा तो उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा हुआ जो कार्य है वो भी बढ़ेगा। तो हमें एक नीति, कोई भी नीति होती है तो उसमें हम एक फोरकास्टिंग करते हैं कि भविष्य में क्या स्थिति होगी, भविष्य में क्या स्थिति होगी, ताकि क्योंकि आप सोच कर देखें कि मान लीजिए आपका क्षेत्र है, वहां पर एक रेलवे का ब्रिज है और उसके ऊपर से एक पुल बनाना है। अब यदि हम फ्यूचर ना देखें, अभी हम देखें कि ठीक है बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, एक सिंगल लेन का यहाँ पर हम ब्रिज बना देते हैं, दोनों साइड एक एक गाड़ी एक बारी में आ जा सकती है। एक तो हम ये करें। दूसरा क्या है कि हम भविष्य में देखें कि भविष्य में जनसंख्या ऐसे ऐसे बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो जो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं वो भी बढ़ेंगे, गाड़ियां भी बढ़ेंगी। तो इसका मतलब भविष्य में जो एक एक लाइन है, जो एक एक लेन हम बना देंगे रोड की, पुल की, वो कम पड़ेगी। तो हम जाएंगे 15 वर्ष 20 वर्ष आगे और हम देखेंगे कि नहीं, कि अगले 10 वर्ष में हमारी जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ेगी और हम इसलिए हमें उससे पहले से ही दो दो लेन बना देनी चाहिए दोनों तरफ, ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। नहीं तो हमें क्या करना होगा, हमें उस पुल को तोड़ेंगे फिर नया बनाएंगे। तो इसको फोरकास्टिंग कहते हैं कि भविष्य उन्मुखी होकर हमें कदम उठाने हैं तो नीति में। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि हमें जब पता है कि बुजुर्गों का अनुपात बढ़ रहा है जनसंख्या में और आगे आगे और बढ़ेगा, तो हमें अभी से जो बुजुर्गों की देखभाल की आवश्यकता है उसकी ओर अपना रुख कर लेना चाहिए। उसके बाद कुपोषण और बाल लिंग अनुपात की समस्या। कुपोषण में हमने बात की थी अभी पिछले चैप्टर में कि किस प्रकार से कुपोषण एक बड़ी चुनौती है, जिसमें हमने बोनापन, अल्पभारिता, कृषता इत्यादि के हमने आंकड़े देखे कि किस प्रकार से भारत में बहुत बड़ी चुनौती है। और हमने कहा कि कृषता में खास तौर पर भारत विश्व में नंबर 1 है। भारत में सबसे अधिक अनुपात है कृषता का वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो। तो इसका मतलब क्या है कि कुपोषण को लेकर हमें कुछ करना है। अब कुपोषण से लड़ने के लिए हमने देखा कि क्या-क्या हम कर सकते हैं। कुपोषण से जुड़े हुए सुझाव हमने पिछले चैप्टर में देखे कि किस प्रकार से कुपोषण से लड़ा जा सकता है और ये जो भी आंकड़े हैं इनको बेहतर किया जा सकता है। इसी प्रकार से बाल लिंग अनुपात की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से बाल लिंग अनुपात है, एक तो वो बहुत कम है भारत में। क्या कोई मुझे, चलिए आपकी मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं, क्या कोई बता सकता है कि भारत में लिंग अनुपात कितना है, शिशु लिंग अनुपात कितना है? सबने अलग-अलग बता दिया, बहुत बढ़िया। 1065 जो आपने बताया वो वृद्धों में लिंग अनुपात है, 925, बहुत बढ़िया। तो सबने अलग बता दिया। सब भारत में ही रह रहे हो ना, अलग-अलग तो नहीं है? चलिए, तो बाल लिंग अनुपात जब हमने देखा था भारत में, जो आपके बिल्कुल रीसेंट नंबर्स हैं, उनके अनुसार 925 के करीब है। 925 प्रति 1000 लड़कों पर, 925 लड़कियाँ। तो हमने देखा कि एक तो वो बहुत कम है, उसी के साथ-साथ हमने एक और चीज़ देखी थी कि कुछ राज्यों में, कुछ 7 या 8 राज्यों में जो लिंग अनुपात है, वो कम हो रहा है। तो उससे लड़ने के लिए हमने देखा था कि क्या सुझाव किए जा सकते हैं। फिर यदि हम बीमारियों का बोझ देखें भारत में, तो आप पाएँगे कि जो सभी जो कुल मृत्यु हो रही हैं भारत में, उसमें से 60% का कारण है गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसका मतलब ये है कि जो गैर संचारी रोग हैं, गैर संचारी रोग कौन से? जो एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं हो सकते, है ना? वही गैर संचारी हैं जिनका संचार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए डेंगू, अब वो एक ही व्यक्ति को होगा। तो ये जो गैर संचारी रोग हैं, इनके क्षेत्र में हमें कुछ करना होगा। उसके बाद रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में यदि भारत का प्रदर्शन देखें, तो जैसे पोलियो है, तो पोलियो समाप्त हो गया। इसी प्रकार से एड्स में आप देखते हैं तो 2011 में आपको 0.27% जनसंख्या में आपको अभी भी एड्स दिखता है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है जो बहु-औषधि प्रतिरोधी तपेदिक है, जो ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, और वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट अब हो गया है। बहु-औषधि प्रतिरोधी। आपने पढ़ा होगा साइंस एंड टेक में, और इसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया मैं भी आपको दे दूँगा आगे जब पढ़ेंगे। तो उसमें आप देखते हैं कि उसका स्तर बढ़ रहा है, वो एक नई चुनौती बन रही है। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, वो एक नए चैलेंज के रूप में, नई चुनौती के रूप में भारत के सामने खड़ा है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बाल मृत्यु दर आप देखते हैं तो भारत में 35, और जिन राष्ट्रों से हम अपनी तुलना करते हैं उनमें आप आंकड़े देख सकते हैं।
उसी के साथ-साथ जो हमारे छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, भूटान, बांग्लादेश ऐसे जैसे, उनमें भी आप देख सकते हैं कि भारत की तुलना में वहाँ पर भी ये आंकड़े बेहतर हैं। उसी के साथ-साथ मैटरनल मोर्टेलिटी, मातृ मृत्यु दर, वो भी हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मातृ मृत्यु दर। तो भारत में आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, 113, जबकि आप यूएस में, चीन में देख सकते हैं बहुत कम है। और साथ ही साथ इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको रूरल एरियाज में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी आपको फर्क दिखेगा। साथ ही साथ जब हम प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो आपका रूरल इंडिया है और जो अर्बन इंडिया है वहां पर फर्क है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उस पर निर्भर करेगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, क्योंकि जितने अधिक बच्चों का जन्म होगा उसी अनुपात में मृत्यु दर भी होगा। उसी के साथ-साथ आप देखें कि ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये मातृ मृत्यु दर को भी प्रभावित करेगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होते हैं, जब बच्चा होता है, तो वो स्वास्थ्य को बहुत गहरे रूप से प्रभावित करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्षेत्रीय भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। जो भी आपके आंकड़े हैं, हर आंकड़े में भारत में हमेशा क्षेत्रीय भिन्नताएँ आपको देखने को मिलेंगी और इन क्षेत्रीय असमानताओं का भी हमें ध्यान रखना है कि कुछ राज्य ऐसे होंगे जो बहुत पीछे होंगे, कुछ राज्य ऐसे होंगे जो ठीक कर रहे होंगे। तो हमें ज़्यादा जोर डालने की, ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता वहाँ पर होगी जो ज़्यादा पीछे हैं, जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ताकि उनको हम ठीक कर सकें। तो इन क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो निजी स्वास्थ्य क्षेत्र है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है, उसका विकास हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। तो जो प्राइवेट आपके हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक और शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% जो लोग हैं, वो निजी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब जो निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएँ, उनका भी हमें निवारण करना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ? कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे बड़ी चुनौती वहाँ पर आती है कि आपका खर्च कितना होगा, लागत कितनी होगी? क्योंकि सभी चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि गुणवत्ता बेहतर है। हालाँकि गुणवत्ता पर भी हम प्रश्न उठाएँगे जब हम निजीकरण देखेंगे, लेकिन हमें पता है कि निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता बेहतर है, सब वहीं पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर बेहतर सेवाएँ मिलती हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है? खर्च की। तो उसी के साथ आप देखते हैं कि देखभाल की गुणवत्ता और लागत की जब हम बात करते हैं, तो आप पाएँगे कि जेब से जो खर्च है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, उसमें वृद्धि हुई है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो है जो आप स्वास्थ्य सेवाएँ जब ले रहे हैं, उस समय पर आपका क्या खर्च होता है? जैसे उदाहरण के लिए आप किसी निजी अस्पताल में जाएँ, सबसे पहले तो आप 1000, 1500, 2000 रुपए उनकी एक फीस देंगे अपॉइंटमेंट की, है ना? नंबर जो आपका लगता है। अब छोटे शहरों में और छोटे क्लिनिक्स में आपकी वही 50, 100, 200 रुपए है, पर आप अच्छे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँगे, तो वो कम से कम 15 से 2000 रुपए आपको फीस मिलती है। तो वो आप जेब से देंगे। उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाएँगे, डॉक्टर कहेंगे कि जाइए एक्स-रे करवा के आइए, जाइए ये टेस्ट करवा के आइए। फिर वो जो भी टेस्ट होंगे, उसके आप पैसे देंगे। फिर आपको दवाइयों के पैसे देने होंगे। मान लीजिए उन्होंने कोई उपचार बता दिया, उन्होंने कहा कि कोई सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके पैसे आप देंगे। वो क्या है? आपकी जेब से होने वाला खर्च, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो उसमें वृद्धि और इस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में आप पाएँगे, खास तौर पर जो आपकी दवाइयाँ हैं, दवाइयों पर खर्च अधिक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में देखें तो आप देखेंगे कि टेस्ट हैं, दवाइयाँ हैं, परामर्श के लिए जो आपने पर्ची कटाई वो है। तो उसमें आप पाएँगे कि जो दवाइयाँ हैं, वो सबसे अधिक इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, सबसे अधिक इसको प्रभावित करती हैं। अब ये जो आपका खर्च है, इसको खत्म करने का एक तरीका क्या है? इंश्योरेंस का, यानी स्वास्थ्य बीमा का। पर हम स्वास्थ्य बीमा को भी देखते हैं, आपकी रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसने क्या कहा? उसने मिसिंग मिडल की बात की। उसने कहा कि करीब 30% आबादी हमारी किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, जिसको उसने मिसिंग मिडल कहा, मैं आगे बताऊँगा। तो जो आपकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने का तरीका है स्वास्थ्य बीमा, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। अब यदि हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करना है, एक तो हो गया हमें कि स्वास्थ्य बीमा टारगेट करना होगा कि हमें जन-जन तक स्वास्थ्य बीमा पहुँचाना होगा। क्योंकि यदि क्लास में भी देखें
आप लोग जागरूक हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब बातें सही हैं, कल को ऑफिसर बनेंगे। कितनों लोगों के पास यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जबकि पता है कि हेल्थ को लेकर जो कॉस्ट है, जो खर्च में और लागत में वृद्धि है, वो बहुत अधिक हुई है। पर फिर भी आप पाएँगे कि ज़्यादातर लोगों के पास 90% मैं कह सकता हूँ कि उनके पास नहीं मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। हाँ, हो सकता है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के अंतर्गत आते हों। हो सकता है कि कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हों, जहाँ पर उनको स्वास्थ्य बीमा मिल गया हो, पर अपने आप से खरीद कर यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि उसको लेकर जागरूकता नहीं है। कितना प्रीमियम होगा आपकी एज ग्रुप में? 300, 400, ₹500 महीने का, इससे ज़्यादा प्रीमियम नहीं होगा, जो स्वास्थ्य बीमा का देना होता है। जो कि आप आसानी से अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो आपका जेब खर्च है, आप परिवार वालों से ले सकते हैं, नौकरी करते हैं तो खुद से दे सकते हैं। पर फिर भी जागरूकता की कमी है स्वास्थ्य बीमा को लेकर। तो एक तरीका तो है कि हम स्वास्थ्य बीमा हर जन तक पहुँचाएँ, उसके लिए आपको सरकारी योजनाएँ भी दिखती हैं, जिसका मैं आपको आगे लिंक दे दूँगा। और उसके अलावा क्या तरीका है? उसके अलावा जो आपकी दवाइयाँ हैं और उपचार है, उसका बेहतर प्रबंधन करे सरकार। ध्यान कीजिए कोविड के समय में जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, एक समय पर जब कोविड बहुत अधिक फैल रहा था, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए। 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए लोगों का बिल आ रहा था। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने हस्तक्षेप किया और सरकार ने एक सीलिंग बनाई कि इससे ज़्यादा आप कोविड के उपचार के लिए खर्च नहीं ले सकते, किसी पेशेंट से। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि वो तो आपका एक स्पेशल केस था, अगर सरकार बेहतर प्रबंधन करे स्वास्थ्य क्षेत्र का, तो उससे हम ये जो खर्च है उसको कम कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ दवाइयों के लिए आपको पता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जेनेरिक मेडिसिन, अब सरकार का पुश है ना जेनेरिक मेडिसिन की ओर, कि जो आपके सरकारी अस्पताल इत्यादि हैं, उनके आस-पास या फिर हर शहर में आपके औषधालय खुल गए हैं, जहाँ पर आप जेनेरिक मेडिसिन ले सकते हैं। जेनेरिक मेडिसिन उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो इस इन सब से क्या कर सकते हैं, इन सब के माध्यम से हम खर्च कम कर सकते हैं। साथ ही साथ खर्च कम करने के लिए हम निजी स्वास्थ्य क्षेत्र से ज़्यादा जो आपका सरकारी स्वास्थ्य है ना? जो सरकारी स्वास्थ्य के संस्थान हैं, अस्पताल इत्यादि, उनका विकास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका खर्च कम होगा, वहाँ पर लोगों की पहुँच बढ़ेगी। फिर मानव संसाधन को लेकर यदि हम देखें, तो जैसे हमने मेंटल हेल्थ में देखा, मानसिक स्वास्थ्य में देखा, उसी प्रकार से आप पाएँगे कि हर जगह, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी है। और खास तौर पर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर्स का बहुत अधिक अभाव है। तो ये मानव संसाधन यदि हमें ठीक करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके उपाय हमें करने हैं। जेनेरिक मेडिसिन पर आगे आएँगे, वैसे आप अ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ते हैं, उस पर आगे हम आएँगे। बिल्कुल ठीक है राजेश, जो आपने उदाहरण दिया, और उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सरकारी प्रयास हैं बीमा को लेकर। ठीक। स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च, अब हमने कहा कि जो आपका सरकारी सेवा क्षेत्र है, जो आपके सरकारी अस्पताल इत्यादि हैं, उनको बढ़ाना होगा, उनका विस्तार करना होगा। जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, उनका विस्तार करना होगा। तो उनका विस्तार करने के लिए आप क्या करेंगे? जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, उसका और अधिक अनुपात आपको स्वास्थ्य में खर्च करना होगा। अभी यदि हम देखते हैं, तो भारत में 2% के करीब मिलता है, जबकि हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है कि 6% के आसपास हमारा स्वास्थ्य में खर्च हो। सार्वजनिक व्यय हमारा 6% के आसपास हो, जिससे सब कुछ बेहतर हो सके। हालाँकि जब स्वास्थ्य नीति में देखेंगे, तो उन्होंने अलग टारगेट रखा है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगा। तो स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च बढ़ने से आप बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए अभी से मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, आगे सब कुछ है। कि स्वास्थ्य सेवा में यदि खर्च बढ़ाएँगे, तो आप ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा सरकार दे सकती है। जैसे अभी आयुष्मान भारत है, उसके तहत ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा दे पाएगी। इसी प्रकार से ज़्यादा लोगों को, आप कह रहे हैं कि जब सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं, तो ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। कहाँ खर्च कम हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी जेनेरिक मेडिसिन का और सब्सिडाइज़्ड मेडिसिन का, दवाइयों का अभाव है, उसको सरकार ठीक कर सकती है। इसी प्रकार से आप लोग कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में सरकारी अस्पताल ही नहीं है, तो सरकारी अस्पताल बढ़ा सकती है।
तो यदि खर्च सरकार बढ़ाएगी तो उसके बहुत सारे आयामों पर प्रभाव हो सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य अनुसंधान यानी रिसर्च यदि हम देखते हैं, तो रिसर्च में भारत सबसे पिछड़े हुए देशों में से एक है। तो रिसर्च की जब हम बात करें, ये जो हमारा हमारा ये जीडीपी है 100, मान लीजिए, उसमें से हमने करीब 2% खर्च किया किस पर? आपका ये सार्वजनिक व्यय है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर। इस 2% का भी 1% से कम, इस 2% का भी 1% से कम हम रिसर्च पर, अनुसंधान पर इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब कि रिसर्च के मामले में, अनुसंधान के मामले में हमारी स्थिति काफी खराब है। अब ये जो रिसर्च है, इसके लिए कुछ तो आपको यहाँ पर उदाहरण मिलेंगे इसी चैप्टर में। रिसर्च को कैसे सरकार बेहतर करना चाहती है, उसके लिए कुछ उदाहरण आपको शिक्षा के चैप्टर में मैं दे दूंगा कि रिसर्च बेटर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार से नए फंड बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटियों का विकास उस प्रकार से हो रहा है। तो अब स्वास्थ्य अनुसंधान का प्रभाव कैसे पड़ेगा? क्योंकि मान लीजिए जैसे कोविड महामारी आई, उससे लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ा सरकार को? रिसर्च करना पड़ा कि एक कोई वैक्सीन या दवाई बनाई जाए, जिससे हम इसको ठीक कर सकें। इसी प्रकार से जो भी आपकी वैक्सीन विकसित होती है, दवाई विकसित होती है, वो किससे होती है? बिना रिसर्च के तो नहीं हो सकती। तो जो अनुसंधान है, उसमें भी हमें निवेश भी बढ़ाना होगा और उसकी दिशा में हमें प्रयास भी बढ़ाने होंगे। क्योंकि बिना अनुसंधान के हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसका विकास नहीं हो सकता और उसकी उत्पादकता भी साथ-साथ नहीं बढ़ सकती। और अनुसंधान से जुड़ी हुई क्या-क्या अन्य चुनौतियाँ हैं, उसका भी वर्णन हम आगे करेंगे। अब हम आते हैं कि ये तो हुई हमारी पृष्ठभूमि की उससे जुड़ी हुई क्या-क्या समस्याएँ हैं, क्या-क्या स्थिति है भारत की जिसमें हमने बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर इत्यादि देखे। अब हमने जैसा कहा कि हर क्षेत्र में सरकार एक नीति बनाती है, तो ऐसे ही आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, जो स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न लक्ष्य बनाएगी। वो देखेगी कि अच्छा रिसर्च में प्रॉब्लम है, तो एक लक्ष्य बनाएगी कि रिसर्च या अनुसंधान को बेहतर करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं और फिर उन लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राथमिकता देनी है, किस प्रकार से उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी को लेकर ये एक दस्तावेज बनेगा, जो है आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। इसी प्रकार से जब हम शिक्षा की बात करेंगे, तो हम शिक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियाँ देखेंगे, कि शिक्षा की बात करें तो जो आपके टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनका अनुपात कम है, शिष्यों की तुलना में, तो हमें वो बेहतर करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार से हम स्वास्थ्य में देखें, तो स्वास्थ्य में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए, कि लोगों की पहुँच नहीं है वहाँ तक, सब कुछ महँगा है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, अनुसंधान नहीं है, तो विभिन्न लक्ष्य बनाए जाएँगे और फिर उनको किस प्रकार से पूरा करना है, वो बताया जाएगा। तो ये जो पृष्ठभूमि यहाँ पर दी गई है, ये पृष्ठभूमि वहीं से आ रही है। जो आपकी पृष्ठभूमि है, वो पीछे से ही आ रही है, जो हमने डिस्कस किया कि हमारा एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा उद्योग का उदय हो रहा है, इंडस्ट्री का, यानी जो निजीकरण है, स्वास्थ्य में वो बढ़ रहा है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है, उसका ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हम देखें तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है, उसमें तेजी से गिरावट आई है। पहले के वर्षों की तुलना में काफ़ी कम हुआ है, पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर है, तो उसको हमें ठीक करना है। उसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल के कारण जो आपका व्यय है, वो अत्यधिक बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना है। तो इसी प्रकार से जो हमने अभी पीछे आपकी पृष्ठभूमि देखी, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के लक्ष्य होंगे। अब जब हम लक्ष्यों की बात करते हैं, एक बार आगे देखें, तो वहाँ पर आप सबसे जो ऊपर लक्ष्य है, जो एक लक्ष्य है जिसमें आपकी सभी चीज़ समाहित हो जाएगी, उसको आप कह सकते हैं सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब आप देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या कहता है, वो बात करता है गुणवत्ता की, वो बात करता है पहुँच की और साथ ही साथ वो बात करता है कि क्या वो अफोर्डेबल है कि नहीं? क्या आप की पहुँच तो वहाँ तक हो सकती है, पर क्या वह, अगर हम पैसे के मामले में देखें, क्या आपकी वहाँ तक पहुँच है कि नहीं? देखिए 3 चीज़ें हैं, आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ कि एक तो ये है कि आपकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। जैसे बहुत सारे आपके एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर आपकी स्वास्थ्य को लेकर सेवाएँ उपलब्ध ही नहीं हैं। तो यानी लोगों की पहुँच नहीं है, एक्सेस ही नहीं है। उसके बाद क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहाँ पर पहुँच तो है,
एक्सेस तो है पर क्वालिटी नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप आमतौर पर पाते हैं कि वहां पर अस्पताल है, प्राइवेट क्लिनिक भी खुल जाते हैं, सरकारी अस्पताल भी है, पर उनकी स्थिति आपको पता है कि वहां पर बेहतर गुणवत्ता का आपको बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं आपको नहीं मिलती। उसके बाद आप आ जाएं शहरी क्षेत्रों की ओर। शहरी क्षेत्रों में क्या है कि शहरी क्षेत्रों में आपके पास पहुंच भी है क्योंकि वहां पर बहुत अधिक अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल भी हैं जिनकी बेहतर गुणवत्ता है, बड़े अस्पताल हैं, मणिपाल जैसे, मेदांता जैसे बड़े-बड़े अस्पताल भी हैं जहां तक पहुंच भी है और जिसकी गुणवत्ता भी बेहतर है इलाज की। पर वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बहुत महंगा है ना? महंगाई की प्रॉब्लम आती है, यानी अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 3 मेजर प्रॉब्लम है और इन्हीं तीनों प्रॉब्लम के अंदर आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम आ जाएँगी। तो सरकार अगर हम ये देखें, इन तीनों प्रॉब्लम को देखिए, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस और क्वालिटी की, अगर ये तीनों मिल जाएँ एक साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि सभी लोग बढ़िया गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य क्षेत्र तक पहुँच है और साथ ही साथ उसका खर्च भी कम है। तो आप ये देख सकते हैं, सभी लोग बिना वित्तीय कठिनाई के जब और जहां उनकी आवश्यकता हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक उनकी पहुंच है। वो क्या हुआ? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो आप देखेंगे कि भारतीय यदि नीति का आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसका लक्ष्य देखते हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? पहुंच बढ़ाकर गुणवत्ता में सुधार करके स्वास्थ्य सेवा वितरण की लागत कम करके हम इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनका जो लक्ष्य है, उसको हासिल कर सकते हैं। तो नीति ने देखा कि एक्सेस यानी पहुंच, अफोर्डेबिलिटी यानी आपका जो उसकी आर्थिक लागत है वो, और साथ ही साथ गुणवत्ता, ये 3 मुख्य प्रॉब्लम है जिन्हें हमें प्राप्त करना है, जिन्हें हमें ठीक करना है, जिससे हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि उदाहरण के लिए कि हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। तो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब पहुंच की कमी हो गई। तो यदि वो डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ हॉस्पिटल खुलेंगे, ज्यादा क्लिनिक खुलेंगे, तो लोगों की पहुंच बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमने कहा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, बीमा का कवरेज कम है, तो यदि इसको ठीक करेंगे तो उससे क्या होगा? जो आपकी लागत है वो कम हो जाएगी। उसी प्रकार से हमने कहा कि जब हम सेवाओं को देखते हैं तो आपके पास बहुत सारे जैसे निजी अस्पताल है, वहां पर बहुत सारे जो निजी क्लिनिक होते हैं छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी डिग्री के, जिसे हम झोला छाप कह देते हैं, झोला छाप डॉक्टर, आपके बहुत सारे इस प्रकार के बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जो बढ़िया गुणवत्ता वाली सेवाएं आपको नहीं देते। तो उनको ठीक करके, तो हमारा अंततः हम जो लक्ष्य है आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का 2017 का, हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को मान सकते हैं। और हम इन तीनों जो इसके बिंदु हैं, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी, इस दिशा में काम करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत अब विभिन्न जो सरकारी हस्तक्षेप है उनको देखेंगे, तो आप ध्यान करेंगे, आप केवल ध्यान में रखेंगे बैक ऑफ द माइंड कि कैसे जो आपके विभिन्न ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के जो विभिन्न आपके तत्व हैं, उनको किस प्रकार से हम उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। ललिता, आप कह रहे हैं कि वैदिक या आयुर्वेदिक उपचार, देखिए आयुर्वेदिक उपचार या फिर हम आयुष की बात करें, जो आपके विभिन्न ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, तो वो एक्चुअली बेहतर साबित होगी आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राप्त करने में। तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आपने ठीक है, मैं समझ गया। मुझे लगा कि झोला छाप के परिप्रेक्ष्य में आपने लिख दिया। सॉरी, ठीक है, मेरी गलती है कि मैंने गलत समझ लिया आपके प्रश्न को। हाँ जी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ललिता आगे, और इसके ऊपर हम प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है? तो वो बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको जिसका उत्तर देना होगा। हालाँकि मैंने उसका उत्तर भी दे दिया है पीपीटी में, पर आपको प्रयास करना है उसका उत्तर देने का। चलिए, अब हम आते हैं तो ये आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एक बार देख लेंगे। हालाँकि जो इसका वो है, वो हमने पढ़ लिया। जो इसका
कॉन्टेक्स्ट है वो हमें समझ में आ गया, इसकी हमने पृष्ठभूमि देख ली, उससे हमने लक्ष्य तय कर लिया कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हमें प्राप्त करना है। जो आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, उसमें विश्वास को मजबूत करना है। जो निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र है, उसको हमें ठीक से नियंत्रित करना है। तो ये आपके कुछ उद्देश्य हैं। उसके अलावा उद्देश्य यदि आप देखेंगे तो आपके जिसे हम कहते हैं कि मात्रात्मक लक्ष्य यानी क्वांटिटेटिव जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो। मात्रात्मक मतलब जिसको आप मापन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य स्थिति की बात करते हैं, जब हम मृत्यु दर की बात करते हैं, जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, तो उसके लिए आपके क्वांटिफाइबल टारगेट्स हैं, यानी मात्रात्मक लक्ष्य है कि इतना हमें प्राप्त करना है इस समय में। उसी के साथ-साथ आपके कुछ ऐसे लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, जो स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन के ओर इंगित करते हैं। जैसे किस प्रकार से आपका परिवार नियोजन को यदि देखें, परिवार नियोजन किसमें दिखेगा आपको? आपके प्रजनन दर में दिखेगा। तो उससे आपको पता चलता है कि जो आपकी स्वास्थ्य प्रणाली है, वो किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है। पोषण की यदि हम बात करें, तो पोषण का भी आपको पता है, किन-किन माध्यम से, जैसे वेस्टिंग, कृषि इत्यादि है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत यदि हमें करना है, तो हम क्या देखेंगे कि हम जो आपके मानव संसाधन है, उनको बेहतर करें। जो आपकी अवसंरचना है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसको बेहतर करें। डिजिटलीकरण करें, जिससे हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, वो और मजबूत होगी। तो हम एक-एक करके इन सभी पर आएँगे। सबसे पहली हम शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य प्रबंधन पर। मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें बात करने वाले हैं स्वास्थ्य प्रबंधन यानी हेल्थ मैनेजमेंट की, कि कैसे स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर किया जा सकता है, क्या सरकारी प्रयास हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रिवेंटिव और साथ ही साथ क्यूरेटिव मेजर्स की, यानी आपके निवारक और उपचारात्मक उपायों की। ठीक है? वो एक-एक करके हम देखेंगे। 3 इसमें हम पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो है हेल्थ मैनेजमेंट, फिर आपके आएँगे क्यूरेटिव मेजर्स और फिर साथ ही साथ आएँगे आपके प्रिवेंटिव मेजर्स, किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, एक तो स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रबंधन हो गया। उसके अलावा स्वास्थ्य का यदि हमें ध्यान रखना है, तो हम क्या करेंगे कि स्वास्थ्य खराब होने से रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? साफ-सफाई का ध्यान रख के। कैसे रोकेंगे? स्वच्छ पेयजल देकर। कैसे रोकेंगे? टीकाकरण करके। उसी के बाद फिर अगला स्तर है कि आप बीमार हो गए तो किसकी आवश्यकता है आपको? उपचार की आवश्यकता है। तो उपचार बेहतर करके हम उपचारात्मक उपाय देखेंगे कि उपचार बेहतर करके हम कैसे कर सकते हैं। अंबिका, आप परेशान मत हो, आगे हिंदी में भी लिखा है, पूरा उसका डिटेल में करेंगे। केवल अभी आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि पहले हम स्वास्थ्य प्रबंधन यानी हेल्थ मैनेजमेंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे निवारक एवं उपचारात्मक उपाय। हाँ जी, आज वेबिनार है मुझे पता है, तो 1-2 पॉइंट हम देख लेते हैं, 1-2 बिंदु हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको आपकी छुट्टी कर दी जाएगी, आपको 5 मिनट मिल जाएँगे। 8:25 तक आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको 5 मिनट मिलेंगे, आसानी से आप अपना दूसरी क्लास में लॉगिन कर पाएँगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करें, तो हमने कहा कि भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना होगा। जो सरकारी खर्च है, वो हमें बढ़ाना होगा। तो अभी जीडीपी के अनुपात में 2% के करीब है, जिसको हमें बढ़ाना है। अब केवल ये है कि इस पे केवल इतना आइडिया ध्यान रखना है कि ये जो सार्वजनिक व्यय है, ये बढ़ाकर आप क्या-क्या कर सकते हैं। ये सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर आप क्या-क्या कर सकते हैं। आप सरकारी अस्पताल बढ़ा सकते हैं। आप कॉलेजेस खोल सकते हैं, क्योंकि जो आपके मानव संसाधन है कहाँ से आ रहे हैं? डॉक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? नर्सेस कहाँ से आ रहे हैं? किसी न किसी संस्थान में पढ़कर, कहीं न कहीं प्रशिक्षित होकर। तो प्रशिक्षण में एवं शिक्षा में आप निवेश करेंगे। उसी के साथ हमने क्या कहा कि मान लीजिए स्वास्थ्य क्षेत्र में हम बढ़ाएँगे, तो हमें पता है कि यदि हमें बचाव करना है बीमारी का, तो हमें स्वच्छता मेंटेन करनी है। उसके लिए सरकार ने कहा कि हम टॉयलेट बनाएँगे। तो ये जो सरकारी विभिन्न हस्तक्षेप हैं, हर क्षेत्र में, वहाँ पर आपका निवेश कहाँ से हो रहा है? वहाँ से आपका निवेश हो रहा है सब सरकार के द्वारा, जो स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय है, वहाँ से। तो जो भी आपके विभिन्न प्रयास आएँगे सरकारी, उसके माध्यम से आप देखेंगे कि कहाँ पर आपका सार्वजनिक व्यय जा रहा है। जब भी आपका साल में बजट आता है, तब आप देखते हैं कि वो बताते हैं ना कि इतना पैसा इसमें गया, उसके अंतर्गत इस चीज़ में इतना-इतना पैसा गया। तो यदि पैसा ओवरऑल जो आपका पैसा है, सार्वजनिक व्यय है, वो बढ़ेगा, तो आपके पास हर क्षेत्र में
काम करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। जैसे हमने कहा कि जो आपका अनुसंधान है, रिसर्च है, उसमें निवेश बढ़ाना है, तो उसमें निवेश बढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार से आपने कहा कि जो हमें स्वास्थ्य बीमा देना है लोगों को, तो ज्यादा लोगों को सरकार फ्री में स्वास्थ्य बीमा दे पाएगी, है ना? तो सार्वजनिक व्यय तो सीधा-सीधा आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने में ध्यान रखेंगे। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज करने की दिशा में सार्वजनिक व्यय यदि बढ़ाया जाएगा तो आसानी से हम वहां पर जा सकते हैं। देखिए, जो आपका मनीषा ने पूछा है कि जो हिंदू न्यूज़पेपर तो अंग्रेजी में आता है, तो हम कैसे करें रेगुलर? तो जो आपका डेली करंट अफेयर्स आता है, डेली करंट अफेयर्स आपका एक अ, ऐप पर आपका एक पीडीएफ डाला जाता है। ऐप पर आपका एक पीडीएफ डाला जाता है, वेबसाइट पर भी वह पीडीएफ डाला जाता है। तो आपको करना ये है कि उस पीडीएफ का इस्तेमाल करें, उससे पढ़ें, क्योंकि ये जो आपके डेली करंट अफेयर्स हैं, ये ज़्यादातर आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से निकाले जाते हैं। उनका फिर हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, हिंदी अनुवाद किया जाता है, फिर यह पीडीएफ बनाया जाता है। तो ये जो पीडीएफ है डेली करंट अफेयर्स का, इसको पढ़ें, तो आपको वही द हिंदू का जो कंटेंट है, वो आपको हिंदी में मिल गया। उसके बाद रिवीजन के लिए आपकी मंथली मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन मिलती होगी ना आपको और ऐप पर अपलोड की जाती है, तो मंथली मैगज़ीन से आप उसको रिवाइज़ करें, उसका पुनरावलोकन करें। बायजूस के ऐप पर और बायजूस की वेबसाइट पर, ये बायजूस के ऐप और बायजूस की वेबसाइट पर मिलता है और वहाँ से आप करें, डेली पढ़ें, करंट अफेयर्स ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे उदाहरण आपको करंट अफेयर से मिलते हैं और सीधा-सीधा आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में भी और प्रारंभिक परीक्षा में तो अत्यधिक प्रश्न आते हैं करंट अफेयर से, है ना? तो डेली पढ़ना तो ज़रूरी है, उससे आप पढ़ें और देखिए उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब एक बारी में तो याद होगा नहीं, आप रोज़ पिछले हफ्ते क्या-क्या हुआ था, तो ज़्यादातर लोग नहीं उत्तर दे पाएँगे, 1-2 लोग होंगे जो दे पाएँगे। तो सबको पता है कि याद रखना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम को आप अपनी मेहनत से, अपनी रिविज़न करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो रिविज़न के लिए जो आपकी मंथली मैगज़ीन है, उसका इस्तेमाल करें। ठीक। तो भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर उसके अलावा प्रबंधन में हम निजीकरण को देखेंगे कि निजी क्षेत्र किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है, किस लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने में और कैसे हम निजी क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं क्या-क्या है और कैसे हम उसका बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। फिर हम मानव संसाधन प्रबंधन की बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि हर क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी है, तो हमें वह पूरी करनी है, तो हम उसको कैसे पूरा करें। उसके बाद जो आपकी अवसंरचना से जुड़ी हुई, बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं कि आपके पास बेड्स की कमी है, आपके पास हॉस्पिटल्स की कमी है, उसको हम कैसे ठीक करें। फिर हम देखेंगे कि जो डिजिटलीकरण के माध्यम से हम बहुत आसानी से बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि डिजिटलीकरण से कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं और साथ ही साथ भारतीय सरकार का हस्तक्षेप किस दिशा में है। उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से हम स्वास्थ्य बीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे पास जेनेरिक मेडिसिन यानी कंपल्सरी लाइसेंसिंग की व्यवस्था है, कैसे सरकारी निवेश बढ़ाकर हम सरकारी अस्पताल खोलकर मुफ्त बिना खर्च के या मुफ्त इलाज हम लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो शासन से जुड़ी हुई, जो उसकी गवर्नेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उसको भी हमें ठीक करना है, क्योंकि बहुत हर स्तर पर आपको भ्रष्टाचार दिखता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब हम करेंगे ये कि आज आपका वेबिनार है, तो आपको ब्रेक भी चाहिए 2-4 मिनट का, तो आप ब्रेक ले लें, क्योंकि अभी हम अगला टॉपिक यदि उठाएँगे जो है निजीकरण का, तो हम वैसे भी पूरा नहीं कर पाएँगे। कल हम करेंगे ये कि निजीकरण से हम स्टार्ट करेंगे, स्वास्थ्य प्रबंधन को खत्म करेंगे, फिर हम आएँगे प्रिवेंटिव मेजर्स पर, बचाव के उपायों पर और उसके बाद हम आएँगे क्यूरेटिव यानी उपचारात्मक उपायों पर। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और कैसे हम उनका उत्तर दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा और इसमें हमने पोषण को पढ़ लिया, भुखमरी को पढ़ लिया, उससे जोड़कर पोषण, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा इत्यादि को पढ़ लिया और हमने स्वास्थ्य की शुरुआत की। चलिए, तो कल हम अपनी डिस्कशन आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, निजीकरण से। और आज के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट।